दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पोएम द बॉल पोएम। क्लियर? ऑलरेडी भाई 2 पोएम्स हैं इस चैप्टर में, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, तो उस पे हम सारे लॉन्ग आंसर टाइप और एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें करना है द बॉल पोएम पे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस। तो इस पोएम पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम एक्सट्रैक्ट्स को समझ के अभी देख लेंगे, बट उससे पहले आपको हमेशा अवेयर रहना है कि भाई जो ये पोएम है इसे लिखा किसने है? जॉन बेरीमैन। So you have to be always aware about the author of the chapter or the poet of the poem, क्योंकि जब लॉन्ग आंसर्स भी लिखोगे तो भाई ये मेंशन कर देना कि पोएम का नाम क्या है और पोएट का नाम क्या है, इससे आपका आंसर और ज़्यादा इलेबोरेट और शाइन करके बात। क्लियर? चलिए देखते हैं द वेरी फर्स्ट एक्सट्रैक्ट ऑफ दिस पोएम, कहना चाहिए द स्टैंजा ऑफ द पोएम, राइट? अब आपको अगेन क्या करना है भाई, एग्जाम्स में पहले क्वेश्चन देखना है, देन आपको स्टैंजा में जाके आंसर्स ढूंढने हैं। बट राइट नाउ वी विल सी कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पॉसिबल हैं हर एक स्टैंजा पे, तो हम पूरे स्टैंजा की हर एक लाइन को अच्छे से समझ के, हर एक वर्ड पे वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में सोच के फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर? So the very first stanza is, what is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go, merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water, no use to say, oh there are other balls. क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि भाई what is the boy now, यानी कि ये किस बॉय की बात हो रही है? जिसने अपनी बॉल जो है वो खो दी है। Who has lost his ball, यानी who is the boy of this poem, the main character, और इसने अपनी बॉल जो है वो लूज कर दी है, खो दी है। What is he to do? I saw it go. पोएट कह रहे हैं कि अब ये बच्चा जो है क्या करेगा, क्योंकि देखो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी बॉल, राइट? तो वो बॉल खो गई है, तो अब ये क्या करने वाला है? I saw it go, ये जो I है वो किसे बता रहा है भाई? I is the poet। ठीक है, कौन है यहाँ पर भाई पोएट? जॉन बेरीमैन। तो क्वेश्चन में आ सकता है कि what does I refer in this stanza to? और डिफरेंट पोइट्स के नाम दे देंगे आपको, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कैरोलिन वेल्स, जॉन बेरीमैन। ठीक है, और आपको क्या करना है, आपको इन पोएट का नाम टिक मार्क करना पड़ेगा। इसीलिए हर एक चैप्टर, हर एक पोएम के लिए उनके ऑथर, उनके पोएट्स के नाम रिस्पेक्टिवली अच्छे से मेमोराइज सॉर्ट ऑफ कर लो, या फिर इतनी बार पढ़ चुके हो पोएम या प्रैक्टिस कर चुके हो कि आपको ऑटोमेटिकली जो पोएट या ऑथर है उनका नाम याद हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर आय का मतलब क्या है? द पोएट, जो कि हैं हमारे जॉन बेरीमैन। मैरीली बाउंसिंग, मैरीली मतलब बहुत हैप्पी, राइट? मैरी मीन्स हैप्पीनेस, तो बाउंसिंग मीन्स जो बॉल अपन बोलते हैं ना टिप्पा खाती है इन हिंदी, तो बाउंसिंग यानी बॉल ऊपर नीचे बहुत खुशी खुशी से बाउंस हो रही थी। डाउन द स्ट्रीट, यानी अगर कोई बच्चा जो है, जो ये बॉय है वो खेल रहा है, तो नीचे सड़क से बिल्कुल बाउंस करते करते बॉल जा रही थी। एंड देन मेरीली ओवर, देयर इट इज इन द वाटर, और फिर जैसे ही पानी यानी रिवर बॉडी आई, वहां पर कोई वाटर बॉडी सॉरी, तो ये जो बॉल है वो बाउंस करते करते एंड देन मेरीली ओवर, यानी कि वो ऊपर रही होगी एंड देन वो पानी के अंदर गिरी होगी। तो मेरीली ओवर, और फिर वो कहां पर है? अब पानी के अंदर। नो यूज टू से ओ देर आर अदर बॉल्स, तो आपसे पूछा जा सकता है यहाँ ओ देर आर अदर बॉल्स का मतलब क्या है भाई? कि और भी बॉल्स हैं, राइट? बच्चे के पास और बॉल्स होंगी या फिर और बॉल्स मिल जाएंगी, ऐसा कहना नो यूज लिखा है यानी वर्थलेस होगा। क्यों? क्योंकि जो बॉल्स हैं, जो बॉल गिर गई है इस बॉय की, वो बॉल उसके लिए प्रेशियस होगी, उससे रिलेटेड कुछ मेमोरीज होंगी, वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस डिफरेंट होगा अदर बॉल से। यानी कोई भी बॉल उसको लेके दे सकते हैं, बहुत ही छोटी चीज है बॉल, बट जो मेमोरीज उसके साथ जुड़ी हुई है वो भी उस पानी में चली गई, यानी अब उसको वो सब कुछ याद आएगा, राइट? वो दोज यंगर डेज व्हेन ही बॉट दैट बॉल। क्लियर? तो यहाँ पे क्या बात हो रही है भाई कि क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है सबसे पहले तो कि Who has lost the ball? The boy in the poem. Next आपसे पूछा जा सकता है what does I refer to? I refer to the poet John Berryman. Next आपसे पूछ सकते हैं मेरीली के एंटोनिम सिनोनिम्स, तो हैप्पीनेस जो है, इनसे रिलेटेड कोई भी वर्ड आएगा, इलेटेड, तो ये सब मेरीली होगा, और इसका ऑपोजिट जो हो जाएगा सैड, ग्रीव, सॉरो, ये सब आप इसके एंटोनिम की तरह देख सकते हो। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि मेरीली ओवर और मेरीली बाउंसिंग, कुछ भी डिफरेंस पूछा जा सकता है कि मेरीली ओवर मतलब कि जब वो सबसे ऊपर थी, ठीक है, बाउंस करके सबसे ऊपर आ गई बॉल उचक के, और मेरीली बाउंसिंग का मतलब यानी ऊपर नीचे। ठीक है, तो यहाँ एक ही डायरेक्शन की बात हुई है, मल्टीपल डायरेक्शन की बात हो रही है। देयर इट इज इन द वाटर, अब पूछ सकते हैं वेयर इज द बॉल नाउ, तो बॉल इज इन द वाटर। एंड फाइनली आपसे पूछ सकते हैं व्हाट डज ओ देयर आर अदर बॉल्स फ्रेज मीन्स, और फिर पूछ सकते हैं why it is of no use to say this
oh there are other balls. Clear? तो ये कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं जो इस स्टैंजा पे पॉसिबल हैं. वी आर ऑल रेडी विद इट. चलिए अब कुछ क्वेश्चंस इस पे सॉल्व करते हैं. So the very first question is what has happened to the boy? यानी जो बच्चा है उसके साथ क्या हुआ है, वो सैड है, दूसरी बात उसने अपनी बॉल खो दी है. ठीक है, ये दोनों चीजें यहाँ पर आ सकती हैं. चलिए ऑप्शंस देखते हैं. The boy was amusing. Amusing यानी कि खुश होना, तो ये तो डेफिनेटली क्या है, रॉन्ग आंसर. The boy was happy. No. The boy was grief stricken. What is grief stricken? यानी कि वो सैडनेस, वो सॉरो ने उसको स्ट्राइक किया है, तो grief stricken कहीं ना कहीं सैडनेस की बात कर रहा है. ठीक है, ऑब्वियसली द बॉय इज वेरी सैड बिकॉज ही हैज लॉस्ट हिज वेरी प्रेशियस बॉल, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, द बॉय वॉज cheerful, not at all, बिल्कुल भी खुश नहीं था वो. क्यों? क्योंकि उसने अपनी बॉल लूज की थी. इट इज नॉट बिकॉज ही वॉज वेरी हैप्पी टू लूज दैट बॉल की नई बॉल आएगी, ऐसा कुछ नहीं था. सो ही वॉज डेफिनेटली वॉट, सैड. तो अब देखो यहाँ पर आपको सैड के डिफरेंट वर्ड्स गिवन हो सकते हैं. जैसे यहाँ गिवन है ग्रीफ स्ट्रिकन, आप उसने सीखा सॉरोफुल, द बॉय इज ट्रेम्बलिंग, तो कुछ भी वर्ड यहाँ पे आ सकता है. दैट वुड बी द करेक्ट आंसर, जो भी बॉय की सिचुएशन को बता रहा है, कन्वे कर रहा है कि वो बहुत ज्यादा सैड था. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is, why does the poet say no use to say oh there are other balls? पोएट ने ऐसा क्यों बोला कि कोई यूज नहीं है इसका कहने का? क्योंकि भाई वो अदर बॉल्स जो हैं वो उस बॉल को रिप्लेस नहीं कर सकती. जो अदर बॉल्स के साथ जो भी बिलोंगिंगनेस या मेमोरीज जो भी हैं वो उस बॉल की मेमोरीज या बिलोंगिंगनेस जैसा फील नहीं हो सकता. या कह सकते हो जो बॉल इस बॉय ने लूज कर दी है उस बॉल से रिलेटेड जितनी भी मेमोरीज हैं वो अदर बॉल्स रिप्लेस नहीं कर सकती. क्लियर? चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं. As the loss of the ball is of a minor consequence to the boy. देखो बहुत अच्छे वर्ड्स में दिया हुआ है कि क्योंकि जो ये लॉस हुआ है बॉल का, इट इज ऑफ माइनर कॉन्सिक्वेंस. माइनर मतलब बहुत नॉर्मल, कॉन्सिक्वेंस मतलब उसका रिजल्ट. तो क्या ये बहुत नॉर्मल रिजल्ट है या बहुत नॉर्मल सिचुएशन है क्या उसके लिए? नहीं. तो ये माइनर वर्ड ने क्या कर दिया, इस ऑप्शन को रॉन्ग कर दिया. अगर यहाँ माइनर नहीं होता, मेजर होता, तो फिर हम इसको कंसिडर कर सकते थे. क्लियर? तो दिस इज व्हाट द रॉन्ग ऑप्शन. नेक्स्ट इज, एज द लॉस ऑफ द बॉल इज वर्थलेस फॉर द बॉय. क्या बिल्कुल ही वर्थलेस है? बॉय को कोई भी मैटर नहीं करती क्या बॉल? बिल्कुल करती है. तो वर्थलेस क्या है? इट इज द रॉन्ग ऑप्शन. As the loss of the ball is of a major consequence to the boy, यानी जब हमने फर्स्ट ऑप्शन देखा था तो हमें सही लग रहा था वो, बट वहाँ माइनर नहीं मेजर आना चाहिए. बहुत बड़ी बात है बॉय के लिए जो भी हुआ है सिचुएशन, ये बहुत बड़ी सिचुएशन है. तो डेफिनेटली दिस इज द करेक्ट आंसर. एज द लॉस ऑफ द बॉल इज ऑफ अ नॉर्मल इंसिडेंट फॉर द बॉय. नॉट एट ऑल, इट इज नॉट नॉर्मल, इट इज समथिंग जो उसके साथ फर्स्ट टाइम हो रहा है. राइट? हमें ऑलरेडी पॉइंट पता है कि भाई फर्स्ट टाइम उसके साथ ऐसी सिचुएशन हो रही है. यानी करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर थर्ड, विच सेज एज द लॉस ऑफ द बॉल इज ऑफ अ मेजर consequence to the boy. Clear? All right. चलिए देखते हैं next question. Which word means the same as merrily? यानी merrily यानी भाई बहुत happily, तो वहां पर जो भी ऑप्शंस आते हैं आपके क्वेश्चन में, वहां आपको यही चेक करना है कि भाई जो भी हैप्पीनेस से रिलेटेड वर्ड्स होंगे वो सेम होंगे एज merrily यानी सिनोनिम्स, और जो बिल्कुल हैप्पीनेस के उल्टा बता रहे होंगे यानी डिफिकल्ट सिचुएशंस, प्रॉब्लम्स, सैडनेस, इन सब के बारे में बात कर रहे होंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो ऑपोजिट हो जाएगा ऑफ द वर्ड merrily. ठीक है? तो यहाँ सेम पूछा है, यानी क्या पूछा है? सिनोनिम पूछा है. चलिए चेक करते हैं ऑप्शंस. मिसरेबली, मिसरेबली यानी कि बहुत बुरी तरीके से, तो मेरीली तो खुश है यानी अच्छी तरीके से, तो मिसरेबली क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रॉन्ग ऑप्शन. चीयरलेसली, चीयरफुली होता तो हम बोलते सही है, बोला है चीयरलेसली यानी कि ये क्या हो गया? ऑपोजिट हो गया. तो दिस इज ऑल्सो व्हाट? द रॉन्ग ऑप्शन. जोवियली, जोवियल का मतलब क्या होता है? बहुत खुश रहना. ठीक है? तो जोवियली वर्ड इज ऑल्सो सेम एज द वर्ड मेरीली, क्योंकि जोवियल मीन्स वेरी हैप्पी. तो बहुत सारे गुड वर्ड्स आपको मिल रहा है, कलेक्शन मिल रहा है, सो यू शुड नोट डाउन द वर्ड सो दैट यू आर रेडी विद एनी काइंड ऑफ वर्ड. तो जोवियली मीन्स हैप्पीली. फिर दिया है अनहैप्पीली, तो ये भी क्या हो गया? रॉन्ग. तो अगर आपको जोवियली का वर्ड का मतलब नहीं पता, जोवियल का मतलब नहीं पता, तो फिर आपको बाकी वर्ड्स तो पता है. मिसरेबली यानी बहुत बुरी तरीके से, चीयरलेसली यानी चीयरफुल का उल्टा यानी खुशी नहीं, फिर अनहैप्पीली यानी सैडली. तो मेरीली का भाई हैप्पी होता है, यानी तीनों ऑप्शन एक जैसे हैं तो ये गलत हो जाएंगे, और करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा? वर्ड जोवियली. बट नाउ वी आर वेरी क्लियर कि जोवियली मीन्स बहुत खुशी से, मेरीली. क्लियर? तो इसीलिए यहाँ पर आपको एक क्या मिल गया? सिनोनिम मिल गया. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट स्टैंजा इज, an ultimate shaking grief fixes the boy. As he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went.
I would not intrude on him. A dime, another ball is worthless. देखो यहाँ पर इस स्टैंजा में आपको बहुत सारे वर्ड्स मिल रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं. ये एक पर्टिकुलर स्टैंजा है जिसमें आपको जितने क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हो कर लो, ठीक है. देखो क्या लिखा है कि एक अल्टीमेट यानी बिल्कुल एक लेवल का एक्सट्रीम लेवल का शेकिंग ग्रीफ यानी कि जो हिला दे. कभी होता है ऐसी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जो हमें बहुत शॉक्ड कर देती है कि ओ माय गॉड, राइट. तो उसी तरीके से ये जो सिचुएशन थी वो बॉय के लिए एक अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ यानी सैडनेस, वो सोरोफुलनेस. तो ये बहुत सैड सिचुएशन थी, एक अल्टीमेट सैडफुल सिचुएशन थी. किसके लिए? बॉय के लिए. फिक्सेस द बॉय. फिक्सेस यानी कि बोलते ना कि एकदम से शॉक्ड कर देना उसको वहीं पे रुका दिया. वो एक उस ही सिचुएशन में रह गया, उसको और कुछ समझ नहीं आ रहा था आसपास क्या हो रहा है. वो सो मच ग्रीव स्ट्रिकन. एज ही स्टैंड्स रिजिड. अब वो कैसा खड़ा हुआ है? वो खड़ा है बिल्कुल स्टेशनरी. रिजिड यानी बिल्कुल एक जगह. ट्रेम्बलिंग. ट्रेम्बलिंग यानी शेकिंग विथ फियर. ठीक है, कि उसको डर लग रहा है, राइट. वो अफ्रेड है कि मेरी बॉल चली गई मुझसे हमेशा के लिए दूर. स्टेयरिंग डाउन, और नीचे देख रहा है. अब यहाँ पूछ सकते हैं डाउन मतलब वो रिवर, वो वाटर बॉडी जिसमें बॉल चली गई है और बच्चा वहां पे ध्यान से देख रहा है. All his young days into the harbor. अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? All his young days into the harbor. Harbor का मतलब क्या हुआ? वो पोर्ट, राइट. वो वाटर बॉडी जहाँ पर बॉल चली गई है. तो यहाँ पे खड़ा हुआ है और सारे यंग डेज की बात, यानी कि इस बॉय की जितनी भी मेमोरीज होंगी इस बॉल से जुड़ी हुई, उसके जितने भी यंगर डेज की मेमोरी, अभी भी वो यंग ही है बट इस तरीके से बोला जा रहा है कि पहले, राइट, अभी करंट सिचुएशन के पहले की जो उसकी मेमोरीज हैं इस बॉल से कनेक्टेड, वो सारी मेमोरीज उसको दिख रही थी पानी में जाते हुए. His ball went, और उसकी बॉल जो है पानी में चली गई. I would not intrude on him. Intrude का मतलब क्या होता है कि जब आप willingly किसी सिचुएशन में जाते हो, यानी कि आपको इनवाइट नहीं किया बट आप अपनी मर्जी से उस सिचुएशन में जाते हो, बोलते ना दखल अंदाजी करना, राइट. तो इंट्रूड जो है वो कभी ना कभी पॉजिटिव चलो हो जाए, बट ज्यादातर इसको इस तरीके से कंसिडर किया जाता है कि जब आपको कोई इन्वाइट नहीं कर रहा बट फिर भी आप उस सिचुएशन में अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेके जा रहे हो या कंसोल करने जा रहे हो, किसी को इंटरफेयर कर रहे हो, दैट इज व्हाट इंट्रूड मीन्स. तो यहाँ पोएट ने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे जो है उसको इंट्रूड नहीं करना चाहिए, यानी मुझे खुद जाके बच्चे से बात नहीं करनी चाहिए कि कोई बात नहीं, इट्स जस्ट अ स्मॉल थिंग. क्यों? अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस. ऐसा भी नहीं है कि मतलब पोएट सोचते हैं ऐसा कर सकता हूं मैं कि डाइम मीन्स व्हाट, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी. तो पोएट ऐसा सोच रहे हैं कि मैं थोड़े बहुत पैसे की बात कर लूँ या पैसे दे दूं या उसको बोल दूं कि भाई इतनी सी तो बात है, छोटी सी बात है, बॉल एक और आ जाएगी. बट ये सारी चीजें जो है वो वर्थलेस हैं, यूजलेस हैं. क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो बॉल उसकी खो गई है, जो बॉल बॉय ने लूज कर ली है, उस बॉल के साथ जुड़ी हुई मेमोरीज, वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, वो हैप्पी टाइम्स जो है वो कोई खरीद के उस बॉय को नहीं दे सकता. तो सॉर्ट ऑफ ऐसा समझ लीजिए कि जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, आपकी ड्रीम होती है किसी अचीवमेंट के लिए और आप वो चीज़ ले लेते हो बट सडनली वो चीज़ खो जाती है, यानी आप लूज कर देते हो, तो वो जो मेमोरीज होती हैं, वो जो उससे कनेक्टेड हमारे फीलिंग्स होते हैं, वो नोबडी कैन बाय फॉर इट, राइट. सेम चीज़ यहाँ पोएट ने अंडरस्टैंड की है. ही कुड अंडरस्टैंड द थिंग दैट कि वो बॉल नहीं थी सिर्फ, वो उसके साथ जो जुड़ी हुई फीलिंग्स थी, दैट इज व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर द बॉय. तो अभी मैं अगर इंट्रूड करता हूँ, राइट, उससे जाके ये बोलता हूँ कि ठीक है कोई बात नहीं, आई एम कंसोलिंग यू, तो वो क्या हो जाएगा? वर्थलेस. यानी हमें हर एक लाइन का जो मीनिंग बताया जा रहा है वो समझ आ गया है, हर एक वर्ड का मतलब पता है हमें, राइट. तो अब हमसे कोई भी क्वेश्चन किया जाता है, जैसे कि अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट फिक्सेस द बॉय, तो अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ. ग्रीफ की जगह इसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स आ सकते हैं. नेक्स्ट आपसे पूछ सकते हैं रिजिड के सिनोनिम्स एंटोनिम्स. फिर पूछा जा सकता है ट्रेम्बलिंग का मतलब क्या है, राइट. यहाँ डाउन का मतलब क्या हुआ? वो वाटर बॉडी जिसमें बॉल चली गई है. नेक्स्ट आपसे पूछ सकते हैं कि हार्बर का अलग वर्ड क्या है, तो पोर्ट या फिर जो किनारा है पानी का, ठीक है. फिर आपसे पूछे जा सकते हैं कि वाई द पोएट डिसाइड्स नॉट टू इंट्रूड, या फिर व्हाट डज इंट्रूड मीन्स. क्लियर? अ डाइम, व्हाट डज डाइम स्टैंड्स फॉर? डाइम स्टैंड्स फॉर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी. Another ball is worthless. What does worthless indicates here, right? कि जो feelings हैं वो money buy नहीं कर सकती, वो दूसरी ball जो है replace नहीं कर सकती. Clear? There are a lot of questions जो इस stanza पे बन सकते हैं. This is a very good stanza for the questions. तो चलिए कुछ set of questions जो हैं इस पे based हम solve करते हैं. Okay. So the very first question is what fixes the boy? तो हमें पता है भाई ultimate grief या फिर shaking grief, यानी ले दे के बोल रहे हैं कि ये सैडनेस जो है, ग्रीफ जो है, वो इस बॉय को शेक कर देती है, फिक्स कर देती है.
चलिए जो भी ऑप्शन ग्रीव से रिलेटेड होगा दैट वुड बी अ करेक्ट आंसर। उसके अलावा जो ऑप्शंस होंगे जो ग्रीव के ऑपोजिट होंगे तो वो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग। पहला दिया है जॉय, जॉय यानी हैप्पीनेस, राइट? तो बिल्कुल भी हैप्पी है क्या बॉय? नहीं, ही इज grief stricken, he is filled with that sadness, so this option is the wrong option. Next is distress, distress यानी कि टेंशन, डिजेक्टेड फील करना। तो कहीं ना कहीं ये सैडनेस की बात कर रहा है, तो हम इसको कंसिडर करेंगे अगर बाकी वर्ड्स हमको नहीं दिखते हैं ऐसे जो डायरेक्टली ग्रीफ के साथ इंडिकेट या फिर अप्लाई हो पा रहे हो। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस ऑब्वियसली फिर डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हैप्पीनेस के साथ ही इज नॉट फिक्स्ड। डिलाइट, डिलाइट मींस द सेम, ऐसा बोलते हैं ना डिलाइटफुल सिचुएशन, बहुत ही हैप्पी फीलिंग आती है, वेरी गुड प्लेजेंट सिचुएशन। तो यहाँ डिलाइट इज व्हाट, द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड ग्रीफ, यानी ओनली द वर्ड डिस्ट्रेस जो है वही यहाँ इंडिकेट कर रहा है समथिंग दैट इज मेकिंग द बॉय फील वेरी लोनली, वेरी सैड, वेरी डिजेक्टेड, कि भाई उसकी जो खास चीज है वो उससे दूर चली गई। तो डिस्ट्रेस इज द वर्ड जो कि ब्रीफ के साथ जा रहा है। क्लियर? दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ हैज द लॉज अफेक्टेड द बॉय? भाई ये जो बॉल लूज कर ली है बॉय ने, इससे असर क्या हुआ है, इससे फर्क क्या पड़ा है बॉय को? ही स्टैंड्स रिजिड, यस ही स्टैंड्स रिजिड लिखा है ना कि बिल्कुल रिजिड है। सबसे सेकंड लाइन में आपको इतने सारे वर्ड्स दिए हैं, रिजिड, ट्रेम्बलिंग, राइट? He is trembling, yes he is shaking with fear, he is trembling. He is distressed, अभी ही देखा भाई, he is sad means he is distressed, he is grief stricken, तो ये भी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन, यानी all the options are correct, so all of the above is the right answer. यानी यहाँ आपको और modifications कैसे मिल सकते हैं, आपको यहाँ rigid का कोई synonym या antonym लिख के दे सकते हैं, वो यहाँ trembling का meaning लिख के दे सकते हैं, distressed की जगह grief, sorrow, ऐसे वर्ड्स आ सकते हैं। तो आपको वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस के लिए सबसे ज्यादा प्रिपरेशन करनी, क्योंकि देखो डायरेक्ट टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस तो स्टैंजा पढ़ के ही समझ आ जाता है, राइट? बट जो वोकैब क्वेश्चंस हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं। तो आई थिंक यू विल बी बेटर प्रिपेयर्ड फॉर द स्टैंजास फॉर एनी एक्सट्रैक्ट इफ यू वर्क ऑन द वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस। क्लियर? ऑल राइट, सो द करेक्ट आंसर इज द फोर्थ ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज वाई वॉज ही ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन? वो ट्रेम्बल क्यों कर रहा था, यानी ही कौन है, द बॉय, और why was he staring down? ठीक है, ड्यू टू सैडनेस, क्यों था भाई वो सैड था क्या इसीलिए? यस वी कैन से कि भाई वो दुखी था अपनी बॉल लूज करने की वजह से, इसीलिए ही वॉज ट्रेम्बलिंग। ड्यू टू एंजाइटी, एंजाइटी ऑल्सो मीन्स द सेम, जब बहुत ज्यादा अपन टेंशन में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो उसकी वजह से हम बोलते हैं कि वी आर दैट पर्सन इज बिकम एंशियस। ठीक है, वो एंजाइटी हो रही है, यानी वो टेंशन हो रहा है, घबराहट हो रही है, तो डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस। ड्यू टू द लॉस ऑफ द बॉल, ओके दिस इज द डायरेक्ट रीजन भाई, जो पोएम में बोला है कि बॉल जो है लूज कर दी बॉय ने, इसीलिए ही इज ट्रेम्बलिंग एंड स्टेयरिंग डाउन। तो इसीलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट इज व्हाट डज इंट्रूड मीन्स? इंट्रूड का मतलब क्या होता है, जब आप अनइनवाइटेडली अपनी मर्जी से, इंटेंशनली, विलिंगली कह सकते हो, किसी भी सिचुएशन में इंटरफेयर करते हो, या फिर बोल सकते हो व्हेन यू अनइनवाइटेडली बट विलिंगली टेक इंटरेस्ट इन अदर मैटर और यू इंटरफेयर इन एनीबॉडीज मैटर, दैट इज व्हाट इंट्रूड मीन्स। क्लियर? चलिए ऑप्शंस देखते हैं। टू थ्रस्ट वन सेल्फ इन विथ परमिशन, थ्रस्ट का मतलब क्या होता है, मतलब खुद को फोर्स करना। ठीक है, थ्रस्ट इज व्हाट अ फोर्स, साइंस में पढ़ते हो, तो थ्रस्ट को यूज किया जाता है जब हम अपने आप को फोर्स करते हैं किसी सिचुएशन में। तो क्या लिखा है, टू थ्रस्ट वन सेल्फ विथ परमिशन। अभी मैंने क्या बोला कि आप विलिंग होते हो, सामने वाले ने आपको परमिशन दी, इन्वाइट नहीं किया, यू आर अनइनवाइटेड। ठीक है, तो परमिशन तो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। टू पुट वन सेल्फ अनविलिंगली, यानी खुद को किसी सिचुएशन में अनविलिंगली डालना नहीं, यहाँ अन नहीं होता, विलिंगली होता तो करेक्ट आंसर होता, बट अनविलिंगली नहीं, बल्कि हम अपनी खुद की मर्जी से जाते हैं, वी गो विलिंगली। टू थ्रस्ट वन सेल्फ इन विदाउट इन्विटेशन, खुद को फोर्स करना किसी सिचुएशन में विदाउट इन्विटेशन, यानी आप अनइनवाइटेड हो, तो येस दिस इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड इंट्रूड। टू अनइंटेंशनली इंटरफेयर, क्या लिखा है, अनइंटेंशनली, बी वेरी केयरफुल, आप इंटेंशनली इंटरफेयर करते हो, आप तो जानबूझ के करते हो ना, राइट? तो इंटेंशनली होता तो दिस वुड हैव बीन द करेक्ट आंसर, बट अनइंटेंशनली मेक्स इट द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड इंट्रूड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, विच सेज टू थ्रस्ट वन सेल्फ इन विदाउट इन्विटेशन। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट स्टैंजा है, नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। In a world of possessions, people will take. Balls will be lost, always little boy, and no one buys a ball back, money is external. क्या कहा जा रहा है कि भाई अब जो है ही की बात क्या हो रही है, he means the boy.
कि अब ये जो बॉय है वो अपनी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेंस कर पा रहा है। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि हमें अपनी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और चीज़ें जो हैं लाइफ में हम बिल्कुल लूज़ करेंगे, ऐसी बहुत सी चीज़ें होंगी जो हमारे क्लोज होंगी, बट वन डे वी विल लूज देम, राइट। तो किस तरीके से उस सिचुएशन के साथ टैकल करना है, या फिर अपनी चीज़ों को किस तरीके से ध्यान से रखना है ताकि हम उसे खोए ना, वो जो है फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि अब इस बॉय को सेंस यानी कि रियलाइज हो रहा है। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस यानी कि भाई वर्ल्ड जो है वो पूरा मटेरियलिस्टिक है, हम हर एक छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें, उनके लिए ही जीते हैं कि भाई मेरे पास ये भी हो, मेरे पास ये भी हो। तो पोजेशंस, वर्ल्ड ऑफ पोजेशन यानी वर्ल्ड ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग्स। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लिटिल बॉय। और लोग जो है क्या होगा, आपकी चीज़ें देखो खोएंगी, कोई ना कोई छिन जाएगा आपसे, हमेशा ऐसे होने वाला है कि आप अपनी किसी ना किसी क्लोज चीज़ को खो दोगे, राइट। और यही यहाँ पर पोएट बता रहे हैं कि हाँ उसको रियलाइज़ हो रहा है, और उसको ये समझ आ जाना चाहिए कि हाँ भाई हमें डेफिनेटली अपनी लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी इंपॉर्टेंट चीज़ को ज़रूर खोना है। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल। और यहाँ पे ये जो बॉल की बात हुई है ना, कोई भी बॉल वापस नहीं लाता, देखो नॉर्मल बॉल की बात नहीं हो रही है, यहाँ बॉल को कनेक्ट किया गया है विद द बिलोंगिंगनेस, विद दोज मेमोरीज, विद दैट क्लोज रिलेशनशिप विद एनी इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पर बॉल नॉर्मल बॉल नहीं है, यहाँ पे वो सारी इंपॉर्टेंट फीलिंग्स हैं जो पोएट यहाँ कन्वे कर रहे हैं कि कोई भी आपको वो मेमोरीज, वो इंपॉर्टेंट पर्सन लाके नहीं दे सकता, यानी वो पर्टिकुलर चीज़ लाके नहीं दे सकता, दूसरी चीज़ लाके दे सकता है, बट जो आपकी फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं उस चीज़ से जो आप खो चुके हो, वो आपको कभी कोई लाके नहीं दे सकता। मनी इज एक्सटर्नल। पैसे क्या है भाई, पैसे बहुत ही एक्सटर्नल चीज़ हो जाती है, यानी आपको ऊपरी तौर पे यानी वो सेम चीज़ ला के दे सकता है यानी दूसरी, बट आपको वो जो फीलिंग्स है, मेमोरीज तो ला के नहीं दे सकता। तो मनी क्या हो गया, मनी एक्सटर्नल हो गया, यानी एक नॉर्मल पैसे हो गए, करेंसी हो गया। दिस हैज़ नथिंग टू डू विद द फीलिंग्स, द इमोशंस, द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस दैट इज कनेक्टेड विद दैट पर्टिकुलर थिंग जो हमने लूज कर दिया। क्लियर। तो अब इस स्टैंजा में आपको देखो कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। व्हाट डज ही रेफर्स टू, द बॉय इन द पोएम, which is the first responsibility, और what is the responsibility that is being sensed by the boy। तो भाई कि हम जो है कुछ चीज़ें ज़रूर खोएंगे लाइफ में, एंड हम अपनी क्लोज चीज़ों को खोएंगे, तो उससे किस तरीके से टैकल करना है, यानी हाउ वी हैव टू स्टैंड अप ऑन आवर ओन फीट। और भी लिख सकते हो कि कैसे अपनी चीज़ों की केयर करनी है, वो भी हो सकती है एक फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, पोजेशंस की बात हो सकती है यानी ओनरशिप, हर चीज़ जो है सामने वाला ऐसे दिखाता है कि मेरा ये मेरा, राइट। तो वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, वो ओनरशिप की जो फीलिंग है वो हो गया इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। तो यहाँ पूछ सकते हैं कि बॉल जो है वो किससे कनेक्टेड है, बॉल कनेक्टेड है उन फीलिंग्स के साथ, उन सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस के साथ, वो इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप के साथ जो आप अपनी क्लोज चीज़ के साथ शेयर करते हो, उसको कन्वे करता है यहाँ पे हर एक वर्ड बॉल। मनी इज एक्सटर्नल, तो आपको एक्सटर्नल के एंटोनिम सिनोनिम पूछे जा सकते हैं, या मनी इज एक्सटर्नल का मतलब पूछा जा सकता है। क्लियर। तो हम हर एक क्वेश्चन के साथ रेडी हैं, चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द बॉय अंडरस्टैंड। बच्चे को क्या समझ आ गया भाई, उसकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए इसको देखते हैं ऑप्शन में किस तरीके से गिवन है। His first mistake, ना बॉय हैज नॉट मेड एनी मिस्टेक, उसको थोड़ा पता था कि चीजें ऐसे खेलते खेलते कभी हम खो सकते हैं कोई चीज, उसको तो पता ही नहीं था। दिस वाज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम विद हिम, तभी तो ही वाज ट्रेम्बलिंग, वो जो है शेक हो रहा था फियर के साथ, वो सैड था, क्योंकि अगर पहले ऐसा हुआ होता तो उसको समझ जाता कि कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। बट पहली बार उसने अपनी कोई चीज खोई थी, वो भी एक बॉल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक छोटे बच्चे के लिए। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि मिस्टेक तो बिल्कुल नहीं थी। हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस, यानी डायरेक्ट ऑप्शन दे दिया है आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कि उसने अपनी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो समझ ली है। हिज फर्स्ट अचीवमेंट, हिज फर्स्ट रिक्वायरमेंट, ना ही ये कोई अचीवमेंट है, ना ही ये कोई नीड या रिक्वायरमेंट थी बॉय की। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। What does the word balls signify? बॉल जो है वो क्या बता रहा है यहाँ पर, वैल्यूएबल थिंग्स, इंपॉर्टेंट पीपल, मेमोरीज, ऑल ऑफ द अबव। तो बॉल हर एक वो चीज को सिग्निफाई कर रहा है जो आपका सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, मेमोरीज, इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल रिलेशनशिप्स को बता रहा है। तो डेफिनेटली वैल्यूएबल थिंग्स, इंपॉर्टेंट पीपल, मेमोरीज, सारे ही ऑप्शंस जो हैं इस क्वेश्चन के लिए जा रहे हैं। तो बॉल मीन्स ऑल ऑफ दीज थ्री थिंग्स, सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। ऑल राइट। नेक्स्ट इज व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड possessions। possessions का मतलब ओनरशिप, ठीक है, कि हम चीज़ों पे हक जताते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है। और वो जो हम ओनरशिप दिखाते हैं, वो चीज़ हमारे बहुत क्लोज होगी ऑब्वियसली, तभी बोलते हैं मेरी चीज़ है, राइट। और फिर वो खो जाती है ना, तो बड़ा दुख होता है। तो possessions मीन द थिंग्स वी ओन।
इररेलेवेंट थिंग्स, इररेलेवेंट यानी कि अनइम्पॉर्टेंट, इररेलेवेंट नहीं, अगर रेलेवेंट होता तो हम एक बार सोचते कि ठीक है अदर ऑप्शंस के हिसाब से ही करेक्ट ऑप्शन है, तो इररेलेवेंट तो क्या हो गया, ऑपोजिट। लॉस, अब possessions लॉस नहीं है, ठीक है, यहाँ पे पोएम के साथ मत चले जाना कि बॉल के लूज होने की बात हो रही है तो लॉस इज द करेक्ट आंसर, नहीं। possessions इज नॉट कन्वेइंग यू द मीनिंग ऑफ लॉस, possession बता रहा है वो जो बिलोंगिंग्स हैं आपकी, वो जो ओन चीजें हैं उसके बारे में, तो डेफिनेटली लॉस इज नॉट द करेक्ट आंसर। बिलोंगिंग्स, यस वी गॉट द करेक्ट आंसर, बिलोंगिंग्स यानी कि वो चीज जो हमारी खुद की है, हम जिस पे अपना हक जताते हैं, तो डेफिनेटली possessions मीन्स व्हाट, बिलोंगिंग्स। वर्थलेस आर्टिकल्स यानी बिल्कुल अनइम्पॉर्टेंट, इररेलेवेंट, तो इररेलेवेंट जब करेक्ट आंसर नहीं है तो वर्थलेस इज आल्सो व्हाट, द रॉन्ग ऑप्शन। यहाँ पे वर्थलेस नहीं, अगर बोलते इंपॉर्टेंट, वैल्यूएबल, तो कहीं ना कहीं हम इस आंसर को कंसिडर करते, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी, विच मीन्स possessions इज इंडिकेटिंग द बिलोंगिंग्स ऑफ अ पर्सन। क्लियर, ऑलराइट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। What does in a world of possessions means? देखो पहले सिर्फ वर्ड possession का मतलब पूछा था, अब पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड ऑफ possession का मतलब क्या है। नॉन मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, अभी तो बहुत हमको इजीली समझ आ चुका है, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में भी देख चुके हो कि मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड इज द अल्टीमेट मीनिंग ऑफ व्हाट, इन अ वर्ल्ड ऑफ possessions। तो नॉन मटीरियलिस्टिक नहीं, मटीरियलिस्टिक। इंपॉर्टेंट वर्ल्ड, ऐसा कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट वर्ल्ड, ठीक है, यहाँ पर ऐसे इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ल्ड के बारे में कहीं बात नहीं की गई है, तो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। मटीरियलिस्टिक, यस वी गॉट द करेक्ट आंसर विच इज मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, और नन ऑफ द अबव इज नॉट वर्किंग है क्योंकि हमें अपना ऑप्शन मिल चुका है। मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है जो इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस से हमारा मतलब है। क्लियर, ऑलराइट। नेक्स्ट स्टैंजा इज he is learning well behind his desperate eyes the epistemology of laws, how to stand up, knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up। अब आगे जो है पोएट हमें बोल रहे हैं कि अब वो सीख रहा है, ही कौन है भाई, यहाँ पर ही है द बॉय ऑफ द पोएम, राइट, और वो सीख रहा है, ही इज लर्निंग हाउ टू स्टैंड अप ऑन आवर ओन फीट, हाउ टू फाइट विद सच डिफिकल्ट सिचुएशंस, वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, जो उसकी डेस्परेट मतलब जो हम कोई चीज को जब बहुत चाहते हैं कि हाँ भाई हमें मिले, दैट स्ट्रॉन्ग वांट, तो वो होती है डेस्परेट आइज यानी इच्छुक, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे की आइज डेस्परेट क्यों है, क्योंकि देखो उसको वो बॉल वापस चाहिए, राइट, क्योंकि वो बॉल जो है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो खो गई है, तो कहीं ना कहीं उसकी आंखों में वो दिख रहा है कि यार आई वांट दैट बॉल, राइट। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉज, एपिस्टेमोलॉजी यानी नॉलेज, ठीक है, कि जब कोई चीज हम लूज कर देते हैं तो उसका जो नॉलेज है, जो सेंस है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो अब ये बच्चा समझ रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, कि फाइनली जब मैंने अपनी इतनी इंपॉर्टेंट चीज खो दी है तो मुझे इस सिचुएशन के साथ, सैडनेस के साथ, इस लॉस के साथ कैसे फाइट करना है। नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और हर एक इंसान को ये चीज अपनी लाइफ में सीखनी चाहिए, कभी ना कभी सीख लेनी चाहिए, क्या, कि हम अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ें, किसी इंपॉर्टेंट पर्सन को, किसी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट को ज़रूर खो सकते हैं कभी ना कभी, तो हमें रेडी रहना चाहिए टू फाइट विद सच सिचुएशंस। क्लियर, तो कभी ना कभी हर एक इंसान को ये चीज़ सीखनी होती है, वो छोटेपन में हो, जैसे बच्चे ने सीख ली, या फिर जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं तब हमें समझ आता है भाई कि लॉस क्या होता है और उससे फाइट कैसे करना है। तो दिस इज समथिंग दैट एवरीबॉडी मस्ट लर्न वन डे, एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और ज़्यादातर लोग जो हैं वो खुद ही सीख जाते हैं भाई कि गिर के कैसे संभलना है, राइट, कि अगर हम अपनी कोई चीज़ खो चुके हैं तो हमें उससे किस तरीके से टैकल करना है, कैसे ये समझना है कि ठीक है वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट दैट थिंग, हमें ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि इग्नोर करना चाहिए, वी शुड फील फॉर इट, बट ऐसा नहीं कि उसको लेके बैठ जाना चाहिए, डिप्रेस हो जाना चाहिए, वी शुड मूव ऑन, मूव अहेड इन आवर लाइफ्स। क्लियर, चलिए अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस जो पॉसिबल है वो देखते हैं, कि यहाँ पर पूछा जा सकता है व्हाट डज ही रेफर टू इन दिस स्टैंजा, तो द बॉय ऑफ द पोएम, what is he learning, he is learning the power of standing up on the own feet when we lose something। clear, well behind his desperate eyes, अब desperate का आपको synonyms और antonyms पूछे जा सकते हैं। next what does epistemology means, epistemology means the knowledge, ठीक है, और यहाँ पूछ सकते हैं कि what epistemology is learned by the boy, तो epistemology of लॉस, अब लॉस के जो है आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी दिए जा सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट शुड एवरी मैन मस्ट नो वन डे टू स्टैंड अप ऑन देयर ओन फीट टू टैकल विद सच डिफिकल्ट सिचुएशंस। फिर आपसे पूछ सकते हैं व्हाट मोस्ट ऑफ द पीपल नो, मोस्ट ऑफ द पीपल नो हाउ टू स्टैंड अप ऑन देयर ओन फीट, और यहाँ पर आपके क्वेश्चंस खत्म होते हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है, बाकी देखो वर्ड्स भी बहुत नॉर्मल है कि जिनके सिनोनिम्स एंटोनिम्स पॉसिबल हो, कुछ एक दो वर्ड्स है जो मैंने बता दिए, बाकी आई डोंट थिंक कोई वोकैब बेस्ड क्वेश्चन इस पे पॉसिबल है। तो बहुत सिंपल सा स्टैंजा है, चलिए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज
व्हाट इज द बॉय लर्निंग, ठीक है, ही इज लर्निंग बोला है ना, ही कौन है, द बॉय, तो बॉय क्या सीख रहा है भाई कि किस तरीके से टैकल करना है सिचुएशन के साथ, लॉस को किस तरीके से बेयर करना है। टू गेट डिसहार्टेंड बाय द लॉस, नहीं ये तो किसी को सीखने की जरूरत नहीं है, तो ऑब्वियस सा रिएक्शन है, बॉडी का नेचुरल सा रिएक्शन है कि व्हेन यू लूज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, ऑब्वियसली आप डिसहार्टेंड होते हो, राइट, दिल टूट जाता है। टू फेल टू अंडरस्टैंड द लॉस, यानी फेल लिखा है, राइट, अगर ऐसा लिखा होता कि बिकम सक्सेसफुल टू अंडरस्टैंड द लॉस या टू अंडरस्टैंड द लॉस, तो फिर करेक्ट आंसर होता टू फेल जो है वो सीख नहीं रहा है, ये तो ऑटोमेटिक होता है, राइट। टू कोप अप विथ लॉस, कोप अप का मतलब क्या होता है, किसी चीज से बाहर आना, ठीक है, ओवरकम करना, उससे सीखना, ठीक है, फाइट करना, तो कोप अप इज द राइट वर्ड जो बोल रहा है कि लॉस के साथ कैसे फाइट करना है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। टू सेलिब्रेट द लॉस, नॉट एट ऑल, यानी करेक्ट आंसर क्या है, टू कोप अप विथ लॉस। तो आपको डायरेक्टली नहीं दिया जा सकता है, हो सकता है आपको इसी वे में, इनडायरेक्ट वे में दे दिया जाए, कोप अप, इसी के जैसे आपके और कोई भी वर्ड्स आ जाए आपके पास, ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो। करना क्या है, बस उस वर्ड को पकड़ना है जो कि बता रहा है कि लॉस के साथ फाइट कैसे करना है। क्लियर, ऑल राइट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई आर बॉयज आईज डेस्परेट, बच्चे की आईज डेस्परेट क्यों है, चलिए देखते हैं। एज ही इज इलेटेड टू सी हिज बॉल गॉन फॉरएवर, क्योंकि वो खुश है। अब देखो इलेटेड का मतलब पता नहीं होगा ना, तो देयर कैन बी अ प्रॉब्लम। इलेटेड मीन्स व्हाट, खुश होना, ठीक है, तो क्या बच्चा बहुत एक्साइटेड है, हैप्पी है क्या, टू सी हिज बॉल गोइंग फॉरएवर अवे फ्रॉम हिम, नहीं, वो बहुत सैड है, तभी तो डेस्परेट बोला है, यानी कि वो बहुत ज्यादा इच्छुक है, वो स्ट्रॉन्ग वांट है उसके अंदर कि नहीं मुझे अपनी बॉल वापस चाहिए, तो डेफिनेटली यहाँ इलेटेड वर्ड इज द रॉन्ग ऑप्शन। As he is uninterested to see his ball gone forever. Is he uninterested? No. He is very interested. He is just staring down in the water body. अपने बॉल को ही देख रहा है बार बार घूर घूर के, ताकि वो बॉल वापस वो किसी तरीके से ला सके, बट दैट इज नॉट पॉसिबल, तो इज डेफिनेटली इंटरेस्टिंगली लुकिंग, तो अनइंटरेस्टेड क्या हो गया, रॉन्ग ऑप्शन। नेक्स्ट, एज ही इज हैप्पी टू सी हिज बॉल गॉन फॉरएवर, अगेन भाई इलेटेड का ही सिनोनिम दे दिया है, happy, so this is what the wrong option. Last option, as he is sad to see his ball gone forever, yes this is the correct option, कि भाई वो बहुत दुखी है अपनी बॉल को जाते हुए देखकर, और इसीलिए उसकी आंखें जो है डेस्परेट है कि भाई मुझे मेरी बॉल वापस चाहिए। क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, एपिस्टेमोलॉजी यानी नॉलेज, तो जो भी बोलेगा नॉलेज ऑफ लॉस वो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ प्रॉफिट, देख रहे हो मैंने क्या बोला था कि लॉस का आपको सिनोनिम एंटोनिम दे सकता है, नाउ लॉस का ऑपोजिट है प्रॉफिट, राइट, वेरी कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग ऑप्शन। अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्रॉफिट, भाई प्रॉफिट के कॉन्सिक्वेंसेज की बात मतलब प्रॉफिट होने की वजह से जो प्रॉब्लम्स होंगी, ऐसा होता है क्या, तो दिस इज व्हाट द रॉन्ग ऑप्शन। नहीं भी समझ आ रहा पूरा पॉइंट, तो ये तो समझ आ रहा है ना कि लॉस का ऑपोजिट है वर्ड प्रॉफिट, तो दिस कैन नॉट बी अ राइट आंसर। इग्नोरिंग द नेचर ऑफ लॉस, कि एपिस्टेमोलॉजी का तो बोल रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग द नॉलेज, राइट, तो इग्नोरिंग इज व्हाट, द रॉन्ग ऑप्शन। अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉस, यस दिस इज द करेक्ट आंसर, अंडरस्टैंडिंग की बात भी हो गई और लॉस की बात भी हो गई, तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट इज व्हाट एवरी मैन नीड्स टू नो वन डे, हर एक इंसान को एक चीज लाइफ में सीखनी है, वो क्या है कि आपको अपने आप हर एक सिचुएशन से लड़ना पड़ेगा, जो भी चीज़ आप खो देते हो लाइफ में उसके साथ किस तरीके से आपको टैकल करना है, अपनी सिचुएशन को फिर नॉर्मल कैसे बनाना है, वो आपको खुद सीखना पड़ेगा, और यही वो चीज़ है जो एवरी मैन मस्ट लर्न वन थिंग। ठीक है, चलो ऑप्शन देखते हैं। लॉसेस विल हैपन, डेफिनेटली ये वन ऑफ द चीज़ें हैं जो लोगों को सीखनी है कि लॉसेस होंगे, राइट, आप कुछ ना कुछ लाइफ में ज़रूर लूज करोगे। वी हैव टू कोप अप विद द लॉसेस, डेफिनेटली ये भी हमको खुद ही सीखना है भाई कि हाउ टू स्टैंड अप ऑन आवर ओन, और यही तो बोल रहा है कि वी हैव टू कोप अप विद द लॉसेस, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। One day we will lose our closed ones, yes this is also the indirect meaning of the thing कि भाई सिर्फ चीज़ों की बात नहीं हो रही है, हम अपने closed ones को भी, human people को भी भाई lose करेंगे कभी ना कभी अपनी लाइफ में, तो ये भी हर एक इंसान को सीख लेना चाहिए, you should be prepared for any such situation, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है, यानी all of the above is the right answer, कि यहाँ पर every man needs to know all the three things that losses will happen, you will lose your close things, close people in your life, and you have to stand up on your own, you have to fight on your own with these situations. Clear, so all of the above is the correct. So with this we come to an end of our topic which is extract based questions based on the poem The Ball Poem. अब हमें बॉल पोएम से रिलेटेड कोई भी स्टैंजा अगर गिवन हो और उस पे बेस्ड हमें कोई वोकैब क्वेश्चन आता है या फिर स्टैंजा बेस्ड या टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो वी आर ऑल रेडी टू गिव द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। सो आई होप आपको भाई द बॉल पोएम के एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हैं। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड
on the poem The Ball Poem. Till then, take care of yourself. और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. Thank you so much for watching. Bye.